नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है पाश्चात्य अनुवाद स्कूल्स, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। और चर्चा के मुख्य बिंदु हैं प्रस्तावना, प्राग स्कूल और उसकी विशेषता, फिर लंदन स्कूल और उसकी विशेषता, फिर यूनाइटेड स्टेट्स स्कूल और उसकी विशेषताएं, और आखिर में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस और उसकी विशेषताएं। स्कूल्स कहने का क्या अभिप्राय है, पहले हम इसको बताते हैं। असल में भारत में जिन्हें संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, वर्तमान अर्थ में नहीं, जैसे काव्य शास्त्र के संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रस संप्रदाय, तो उस संदर्भ में जो संप्रदाय है, यानी थॉट ऑफ स्कूल्स, आइडियाज जहां हैं, वो जो व्यवस्थागत संचयन जहां होता है, सेट ऑफ आइडियाज जिनके माध्यम से निकलते हैं, उसको हम स्कूल्स कहते हैं। यह स्कूल ऑफ स्टडी से अभिप्राय नहीं है, अध्ययनशाला या विद्यापीठ से उसका कोई सरोकार नहीं, बल्कि एक तरह की आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस जहां निर्मित होती है, उसको हम स्कूल्स कह सकते हैं, सेट ऑफ आइडियाज कह सकते हैं। और भारत के संदर्भ में जैसे हम प्राचीन संदर्भ में संप्रदाय के रूप में जानते हैं। तो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, और हम 4 स्कूल्स की चर्चा करेंगे। प्राग स्कूल की चर्चा करेंगे, हम उसकी विशेषताएं बताएंगे, फिर हम लंदन स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन की बात करेंगे, फिर यूनाइटेड स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन की बात करेंगे, और फिर स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस ट्रांसलेशन से जुड़े हुए उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं कि ये स्कूल्स क्यों कहे गए। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में यही स्कूल्स है प्रमुख, लेकिन अन्य स्कूल्स भी हैं। आज हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनका सरोकार अन्य देशों से है, जैसे भारत के संदर्भ में भी हो सकते हैं। दारा शिकोह स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, कश्मीरी प्रतिविज्ञा स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, इनकी भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संदर्भ यहाँ इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो जब हम प्राग स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान में आता है कि निकोले, एस रोमन याकोब्सन, लेवी और विक्टोरिया, ये सभी लोग इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और इसे हम संक्षेप में प्राग स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन कह सकते हैं। इनमें से अधिकांश का संबंध किससे जुड़ता है? भाषा वैज्ञानिक चिंतन से जुड़ता है। भाषा वैज्ञानिक चिंतन क्या होता है? अब वो भाषा वैज्ञानिक चिंतन मूलतः प्रथमतः इससे जुड़ा हुआ है कि भाषा के आधार पर ही अनुवाद हो सकता है। भाषा उसकी मुख्य इकाई है, भाषा के केंद्र में ही अनुवाद निर्मित होता है। अनुवाद भाषा विज्ञान की एक शाखा है, और पूरी अनुवाद प्रक्रिया भाषा के इर्द गिर्द घूमती है, भाषा से जुड़ती है, भाषा से उसका विकास होता है, भाषा पर ही वो केंद्रित होता है। क्यों? क्योंकि अनुवाद 2 भाषाओं के अंतरण की क्रिया है, इसका व्यापार है। अगर इसको हम दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें, तो जब हम ट्रांसलेशन को लिंग्विस्टिक एक्सरसाइज मान लेते हैं, तब हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज पेयर है, यानी जिस भाषा से जिस भाषा में अनुवाद होता है, उसकी जो विशेषताएं हैं भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, वाक्य संरचना की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, तब हम पाते हैं कि वास्तव में अनुवाद की इस प्रक्रिया में किस तरह से भाषा एक दूसरे से जुड़ती है, भाषाओं के बीच में क्या अंतरण होता है,
ये क्या क्या निहित होता है। और कभी कभी हम पाते हैं पाठ परक, प्रक्रिया परक, इन कई रूपों में उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हम स्कूल्स ऑफ आइडियाज की बात कर रहे हैं, स्कूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में मैं जब ध्यान केंद्रित करता हूँ तो सबसे पहले मेरे ध्यान में आ रहा है, जैसा मैंने प्राग स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन की बात की, तो उसके प्रमुख जो चिंतक हैं वो रोमन याकोब्सन। रोमन याकोब्सन की क्या अवधारणा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की कि ट्रांसलेशन असल में 3 तरह का होता है। कैटेगरीज ऑफ ट्रांसलेशन उन्होंने डिफाइन। इस कैटेगरीज ऑफ ट्रांसलेशन के माध्यम से ही प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बताते हैं। अनुवाद की कोटियों के माध्यम से ही हम अनुवाद की प्रक्रिया की चर्चा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका स्वरूप क्या होगा, इसको हम संक्षेप में समझने की कोशिश करें। इसको इस रूप में देखें कि कैसे वो अनुवाद को किन कोटियों में बांटते हैं। तो अनुवाद को जिस तरह से वो विभाजित करते हैं, तो पहला होता है इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन, यानी अंतःभाषी अनुवाद। इसका अर्थ क्या है कि किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था को जो उसमें अर्थ रखे हुए हैं उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था में रख दिया। मतलब लैंग्वेज विल रिमेन द सेम बट द सेमियोटिक विल चेंज। प्रतीक व्यवस्था बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी कि वो, अभी मान लीजिए कि कविता को एक ही भाषा में रचित कविता को कहानी में बदल दिया, तो प्रतीक व्यवस्था बदल गई। अब एक और उदाहरण आता है कि मान लीजिए कि शेक्सपियर के जो नाटक थे और उन नाटकों में क्या था, वो वर्स फॉर्म में थे, मतलब कि वो छंदबद्ध थे, यानी वो लयात्मक थी। उसको प्रोज में रख दिया, फ्रॉम वर्स टू प्रोज। अब फ्रॉम पोएट्री टू प्रोज, पोएट्री टू प्रोज, ये जो कन्वर्जन है ये क्या करता है, लैंग्वेज रिमेन्स द सेम बट द जॉनर चेंजेस। और ये प्रक्रिया कैसे होती है, चार्ल्स लैब ने जैसे किया उनके नाटकों का, जो पद्यात्मक नाटक थे उनको गद्य रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो भाषा वही, प्रतीक व्यवस्था बदली, इसलिए विधा बदल गई। तो इसको किस रूप में देखते हैं, अंतःभाषिक अनुवाद, इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होता है, एक लैंग्वेज वही, जॉनर बदला, उसका रूप बदल गया, उसका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बदल गया, तो ये हुआ इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन। दूसरा क्या है, इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन। एक भाषा से दूसरी भाषा में जब अनुवाद कार्य किया जाता है तब वह इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहलाता है। कैसे कहलाता है, क्योंकि उसकी भाषा की प्रकृति बदल जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल जाता है। एक साधारण ढंग से समझने की कोशिश करें कि हिंदी में जो वाक्य संरचना है, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और सबसे अंत में क्रिया आती है, यानी सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, अदर एक्सेसरीज। अंग्रेजी की प्रकृति क्या है, सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, देन वर्ब्स, देन अदर ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो प्राकृतिक जन्य वैभिन्न है, जो नेचुरल डिस्टिंक्ट फीचर है, इसको कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमें दोनों की वाक्यगत संरचना,
व्याकरणिक व्याकरणिक विशेषताएं, इन सबको जब हम देखने की कोशिश करेंगे तब हम पाएंगे कि नहीं, इनका स्वरूप बदल गया। तो फिर ये क्या करता है, ये इस रूप में हम इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन को देखते हैं, यानी जो लैंग्वेज प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद जिसे कहते हैं, यानी उसको अब हिंदी में समझने की कोशिश करें। इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन मतलब अंतर्भाषिक अनुवाद, इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन मतलब अंतर्भाषिक अनुवाद, और फिर इंटर सीमियाटिक ट्रांसलेशन मतलब अंतर प्राकृतिक अनुवाद, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। प्रतीक व्यवस्था बदल गई। अब ये कैसे है कि जब हम एडॉप्टेशन कर देते हैं, जब हम किसी का रूपांतरण कर देते हैं, तो सिमियाटिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। सिमियाटिक स्ट्रक्चर बदलने में क्या होता है कि माध्यम बदल जाता है, अभिव्यक्ति का माध्यम बदल जाता है। जैसे किसी लेखक की रचना को धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर दिया, या फिर किसी कहानी का फिल्मांकन कर दिया, या फिर किसी कविता को गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। तो ये जो विधागत परिवर्तन है, ये इंटरसिमियाटिक ट्रांसलेशन का नाट्य रूपांतरण, उसका फिल्मांकन, उसका अन्य रूप में प्रस्तुतिकरण, इसको हम इस रूप में देखते हैं। तो याकोब्सन वास्तव में मीनिंग को अनुवाद की समझ पर निर्भर करते हैं। कैसे मीनिंग रखी गई है, ये पूरी तरह अनुवाद की अंडरस्टैंडिंग को प्रकट करता है, बताता है। अब हम आते हैं लंदन स्कूल। लंदन स्कूल के संस्थापक फॉक्स या फर्थ थे। ये क्या थे? भाषा वैज्ञानिक थे, और इन्होंने कुछ लेख लिखा, लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन, दूसरा लेख था लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। और इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि व्हाट एग्जैक्टली इज परफेक्ट ट्रांसलेशन, यानी ये किसके मुख्य सूत्रधार थे। ये पूरी तरह से विशुद्ध अनुवाद के प्रवर्तक थे। विशुद्ध अनुवाद मूलतः इस प्रकृति को ध्यान में रखता है कि कैसे अनुवाद अपनी सीमाओं को तोड़ करके कैसे पूरी तरह से विशुद्धता परक बन जाए, कैसे श्रेष्ठ अनुवाद बन जाए, इसको हम देखने की कोशिश करें। इसी लंदन स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन के एक महत्वपूर्ण विचारक, अनुवादक और अनुवाद चिंतक है जेसी कैटफोर्ड। कैटफोर्ड की पुस्तक है लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। और जैसा हम जानते हैं, कैटफोर्ड ने मूलतः जो स्थापना की है वो रिप्लेसमेंट की है, कि टेक्सचुअल को मेट्रिकल में कैसे रख दिया जाए, कैसे जो लेवल शिफ्ट है और कैसे कैटेगरी शिफ्ट है, उसको उन्होंने विस्तार से व्याख्यायित किया है। हम ये भी जानते हैं कि वो भाषा वैज्ञानिक नजरिए से अनुवाद को देखने और उसके सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाले शायद भाषा वैज्ञानिक दृष्टि के अंतिम स्तंभ कहे जा सकते हैं। वो पक्षकार कहे जा सकते हैं जो पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ ये बताता है कि कैसे भाषा वैज्ञानिक नजरिए से चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। फिर वो देखते हैं कि ट्रांसलेशन करने के लिए क्या प्रक्रिया शुरू होती है, किस रूप में वो प्रस्तुत होती है, और फिर वो बताते हैं कि कैटेगरी शिफ्ट में क्या क्या होता है। कैटेगरी शिफ्ट में वर्ड को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। वो ये भी बताते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसलेशन कैसे होता है, यानी अनुवादक को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो जो चाहे अपनी इच्छा से चीजों को प्रस्तुत कर दे। वे ये भी मानते हैं कि अनुवादक अपनी प्रकृति को तो ध्यान में रखता है अनुवाद करते समय,
पाठ की प्रकृति को मुख्यतः ध्यान में रखते हुए भाषा वैज्ञानिक उपकरणों के साथ लेवल शिफ्ट और कैटेगरी शिफ्ट करके वो शिफ्ट ऑफ मीनिंग करता है, वो अर्थ का अंतरण करता है। वे इक्विवेलेंस को भी मानते हैं और उनके अनुसार जो इक्विवेलेंस है वो नायडा के इक्विवेलेंस की ही तरह है, लेकिन उसमें कुछ वैभिन्न भी है। जहाँ तक इक्विवेलेंस का सवाल है, समतुल्यता का सवाल है, वो नायडा उसमें ज्यादा विशिष्ट अर्थ बोध कराते हैं और समतुल्यता उनकी प्रमुख अवधारणा बनकर के आती है। तो ये मुख्यतः उसके सिद्धांतकार हैं और उन्होंने भाषा की जमीन पर अनुवाद को समझने की कोशिश की। ये लंदन स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, यानी अमेरिकी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, उसको हम संक्षेप में कह सकते हैं। और इसके जो संस्थापक हैं वो नॉम चॉम्स्की हैं। चॉम्स्की भाषा विज्ञान के नजरिए से भाषा की बनावट को समझते हुए उन्होंने कैसे चीजों को समझ जियाओजी थियरी ऑफ ट्रांसलेशन में प्रस्तुत किया और उन्होंने भाषा की 3 स्थापनाएं की। उन्होंने बताने की कोशिश की कि भाषा की कौन कौन सी प्रकृति होती है। वो बता रहे थे कि कैसे भाषा जो है, भाषाई योग्यता सहज और स्वाभाविक है, कैसे मनुष्य अपनी तरह से अपनी सोच से भाषा को ग्रहण करता है। भाषा दूसरी भाषा भी नियमों से बोझिल नहीं है और तीसरी भाषा की बाहरी व भीतरी बनावट होती है। तो अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भाषाओं के बाहरी और भीतरी अंतर को जानना और उसका प्रभाव ग्रहण करना, ये प्रस्तुत करता है। ये भाषा विज्ञान की जो विशेषता है वो उसकी जो आभ्यंतर संरचना है उस पर बल देते हैं, उसकी बाह्य संरचना, दोनों पर बल दे करके उसकी विशेषताएं बताते हैं और भाषा वैज्ञानिक नजरिए से कितना ये समीचीन है, उपयुक्त है, उसको भी समझने की जरूरत है। और अब हम संक्षेप में चर्चा करेंगे स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस की, यानी संप्रेषण का विचार बोध। और ये मूलतः यूजिन नायडा के विचारों पर केंद्रित है, आधारित है। यूजिन नायडा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन जो ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ है, उसके प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। वो नेचुरल इक्विवेलेंस की बात करते हैं और सोचते हैं कि मैसेज जो हो सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में वो कैसे प्रस्तुत हो जाए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग थियरी ऑफ ट्रांसलेशन में बताते हैं। जैसा हम जानते हैं उनकी पुस्तक है टुवर्ड्स साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग। उन्होंने भी बाइबल के अनुवादों को आधार बना करके अपना अनुवाद चिंतन प्रस्तुत किया। उनकी अनुवाद की जो मुख्य विशेषता है वो वास्तव में समतुल्यता पर आधारित है और कॉरेस्पॉन्डेंस पर आधारित है, यानी व्यवहार जो व्यवहारिक संवाद पर आधारित है। समतुल्यता संवाद। उन्होंने जिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन की बात की है, अनुवाद प्रक्रिया की बात की है, वह यह है कि अनुवाद प्रक्रिया में सबसे पहले लक्ष्य भाषा और तक पहुंचने के लिए एक पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया होती है और उसमें उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस बताया है। क्या होता है? सबसे पहले एनालिसिस होती है, फिर ट्रांसफर होता है, फिर रीइंस्टीट्यूशन होता है, यानी विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। विश्लेषण क्या है? विश्लेषण अगर अनुवाद करते समय मूल पाठ का विश्लेषण नहीं किया जाए तो लक्ष्य भाषा में उसे कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, उसमें प्रस्तुत कर पाना थोड़ा कठिन हो जाए। इस बोझिल प्रक्रिया में विश्लेषण बहुत उपयोगी है।
और विश्लेषण किसका किया जाए? शब्द का। उसमें कोडिफिकेशन भी होगा, डिकोडिफिकेशन भी होगा। हर शब्द के एक निहितार्थ होते हैं और उस अर्थ का अनावरण करना, इस पूरी प्रक्रिया में विश्लेषण बहुत जरूरी है। और विश्लेषण की इस कार्यवाही को जब सहजता से कर दिया जाता है तब हम पाते हैं कि अर्थ कहाँ निर्मित होता है, अर्थ की प्रकृति क्या है, अर्थ कैसे उसमें विस्तार पाता है। और पाठ विश्लेषण के बाद हम देखते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ता है। फिर हम पाते हैं कि उसमें अंतरण होता है, ट्रांसफर करने की कोशिश होती है। जब हम टेक्स्ट एनालिसिस कर लिए तो फिर हम इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करें। इसके ट्रांसफर की? ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, मीनिंग क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग। कैसे संभव है? इक्विवेलेंस से संभव है। इक्विवेलेंस कैसा होना चाहिए? एज फार एज पॉसिबल। वो फॉर्मल इक्विवेलेंस भी हो सकता है और डायनेमिक इक्विवेलेंस होता है। डायनेमिक इक्विवेलेंस ज्यादा उपयोगी होता है, तथ्यात्मक समतुल्यता। फॉर्मल इक्विवेलेंस उन पाठों के लिए उपयोगी होता है जहां बहुत ज्यादा गुंजाइश अर्थ में परिवर्तन करने की नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में हम जब देखते हैं तब हम पाते हैं कि नहीं, अनुवाद एक सहज स्वाभाविक क्रम में नहीं बल्कि सुव्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ कार्य व्यापार है। इसीलिए हम पाते हैं कि उसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है। और इसीलिए वो बताते हैं कि ट्रांसलेशन इज ए साइंस, अनुवाद एक विज्ञान। कैसे विज्ञान है? क्योंकि वो विश्लेषण करता है, फिर अंतरण करता है, फिर उसको प्रस्तुत करता है और इस पूरी प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में नया पाठ बनकर तैयार होता है, रीइंस्टीट्यूशन होता है। वो नया रूप, नया आकार, नई प्रकृति जान जाता है। और इस पूरी संरचना में, पूरी प्रक्रिया में जब हम देखते हैं कि कैसे समतुल्यता और विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन के माध्यम से एक नया पाठ जो लक्ष्य भाषा में जाता है वो कितना उपयोगी है, कितना समीचीन है, कितना ज्यादा सफल अनुवाद है, ये इसको बताता है। और इसके मानदंड की प्रक्रिया में हम पाते हैं कि हम विभिन्न स्तरों पर इन चीजों का विश्लेषण, और जब हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि नहीं, क्या अर्थ कहीं छूट गया? शायद नहीं। क्या कहीं भाषा की प्रकृति विलुप्त हो गई? अगर ऐसा लगता है हो गई तो अनुवाद की कुछ सीमाएं होगी। फिर लगता है नहीं, ये विचलन क्या संभव था या अपरिहार्य था, इसमें अनट्रांसलेटेबिलिटी कितनी आई। इन चीजों पर जब हम विश्लेषण करते हैं और फिर पूरी अंतरण की प्रक्रिया में कोडिंग डिकोडिंग की पूरी प्रक्रिया जब चलती रहती है तो जो पुनर्पाठ होता है पुनर्गठन के द्वारा, वो एक नया पाठ आता है और लक्ष्य भाषा को संबोधित होता है। लक्ष्य पाठक उसको अपनी प्रकृति, अपनी मानसिकता और अपने सरोकारों के अनुसार ग्रहण करता है। जब उसको लगता है कि मूल पाठ के प्रति निष्ठा भी है, अर्थ के साथ न्याय भी है और उसके सरोकारों के साथ भी जब न्याय है, तब उसे प्रतीत होता है कि ये एक सफल अनुवाद है। तो हम इसको इस रूप में देखने की कोशिश करें। तो अभी हमने जिन 4 प्रमुख स्कूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात की, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात की, वे थे प्राग स्कूल, लंदन स्कूल, यूनाइटेड स्टेट्स स्कूल और स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस। और फिर हमने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे प्राग स्कूल में मूलतः इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इंटरसीमियाटिक ट्रांसलेशन की बात की गई और उसकी क्या विशेषताएं थी। लंदन स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन कैसे मूलतः लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन पर केंद्रित है और कैसे उसमें भाषा वैज्ञानिक नजरिए से अनुवाद करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। फिर हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन मूलतः नोम चॉम्स्की के विचारों पर केंद्रित है। चॉम्स्की कैसे
भाषा वैज्ञानिक नजरिए से अनुवाद को देखते हैं और एक नई भाष्य परक मीमांसा करते हैं। चॉम्स्की के विचारों से अनुवाद चिंतन कितना सशक्त होता है, इसको भी हमने बताने की कोशिश की। और फिर हमने संक्षेप में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस की बात की, जिसके प्रवर्तक यूजिन नायडा माने जाते हैं, और उन्होंने विस्तार से कैसे अनुवाद के विभिन्न पक्षों को रखा है, कैसे अनुवाद को वो एक विज्ञान मानते हैं और अनुवाद प्रक्रिया में समतुल्यता, अनुवाद प्रक्रिया में जो संवाद है, कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी है, कैसे इक्विवेलेंस थियरी है, और कैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस में एनालिसिस, ट्रांसफर और रीइंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमने संक्षेप में विचार किया। आशा है ये चर्चा उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। फिर हम चर्चा में मिलेंगे।